चीन के हुबी प्रांत की राजधानी का नाम है वुहान, और इस वुहान शहर में एक संस्थान है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और इस संस्थान में विभिन्न प्रकार के वायरसों पर शोध किया जाता है। लेकिन जब ऐसे संवेदनशील और वैज्ञानिक महत्व के कार्य अगर सेना के नियंत्रण में हो तो विश्व भर में चिंता होना और शक होना स्वाभाविक है। जैविक हथियारों को सामूहिक विनाश का एक आतंकवाद संबंधी हथियार मानते हुए सन 1925 में ऐसे हथियारों का बहिष्कार किया गया था, पर चीन है जो मानता ही नहीं और इस तरह के शोध लगातार करता रहता है। सन 2013 से 16 के बीच एक दवा कंपनी यानशेंग और वुहान संस्थान ने मिलकर बच्चों के लिए एक वैक्सीन तैयार किया था, और उस वैक्सीन से बड़ी मात्रा में बच्चों की मौत हुई थी। चीन जीवन के अनेक क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर प्रकृति के तत्वों की नकल करने के लिए भारी मात्रा में धन उपलब्ध करवाता है। ये चीन अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते पूरे विश्व में अपना परचम फहराना चाहता है, और चीन उन सभी उपायों का सहारा ले सकता है जो विश्व और मानवता के लिए खतरा पैदा करते हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने दुनिया के 5 महाद्वीपों में 195 देशों को अपने शिकंजे में ले लिया, और इस महामारी से यदि अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे विकसित देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो लगता है कि कोरोना नामक चीनी वायरस बड़े पैमाने पर आबादी को मारने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसी आधार पर अमेरिका ने अपने वकीलों और टेक्सान कंपनी के साथ मिलकर वुहान संस्थान के निदेशक, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी सेना के मेजर जनरल और चीनी सरकार के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा दायर किया है। कोई भी देश सैन्य विकास तो कर सकता है पर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, लेकिन चीन ऐसे कृत्य लगातार करता रहा। वहाँ सूचना प्रसारण पर इतनी पाबंदियां हैं कि इन संस्थानों की वास्तविकता लोगों के सामने नहीं आती, और अगर कोई घटना सामने आ जाती है तो उन पर पर्दा डालने के लिए वहां की सरकार दंडात्मक कार्रवाई से लेकर दमनकारी नीति तक अपनाने से पीछे नहीं हटती। इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत खुशकिस्मत रहा क्योंकि भारत के पास प्रधानमंत्री के रूप में एक दूरदृष्टांत, चमत्कारी और प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने इस महामारी की मारक क्षमता को बगैर समय गंवाए भांप लिया और दूसरे देशों की नकल किए बगैर पहले जान की चिंता की, फिर जान के साथ साथ जहान की चिंता की, और भारत इस लड़ाई को जीतने में काफी हद तक सफल रहा। भारत में मीडिया का एक ऐसा वर्ग भी है जो अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मामलों में झूठ फैलाने का काम करता है। उसी वर्ग ने इस कोरोना जैसी महामारी में भी झूठ फैलाकर अराजकता की स्थिति पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वही वर्ग चीन के हितों की रक्षा में इतनी ईमानदारी से जुटा था कि वो इस कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहने में जरा भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो वर्ग काफी लंबे समय से कभी वामपंथ तो कभी दूसरे नामों से चीनी एजेंसियों के द्वारा उपकृत होता रहा। पहले तो चीन ने झूठ फैलाया कि इस वायरस की शुरुआत अमेरिका से हुई, फिर ये झूठ भारतीय मीडिया में छाया रहा। लुकआउट मैगजीन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर भारत ने कोविड-19 को चाइनीज वायरस कहा तो भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन एक महाशक्तिशाली और आदर्श देश है और भारत की भलाई इसी में है कि वो चीन की हाँ में हाँ मिलाए। इसकी भाषा से लगता है कि इसने भारत को धमकाने के लिए चीन से सुपारी ले रखी है। चीन के राजदूत ने अपने बयान में कहा कि हमने न वायरस बनाया और न उसे फैलाया। इस बयान को एनटी टीवी ने एक हेडलाइन के रूप में ऐसा दिखाया मानो कोई भारतीय अधिकारी बयान दे रहा हो, और फिर वही चैनल कहता हुआ दिखाई दिया कि चीन ने त्वरित कार्रवाई से बीमारी पर नियंत्रण पा लिया। मतलब आप लोग भी इस बीमारी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो मेडिकल किट आदि चीन से आयात करो। मतलब ये चैनल उसकी ब्रांडिंग का काम भी करता है। फिर अमेरिका की यूनिवर्सिटी के हवाले से एक खबर फैलाई कि कुछ हफ्तों में भारत में 25 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आने वाले हैं। ये खबर झूठी निकली, पर अपने झूठ पर उसने खेद व्यक्त करना भी उचित नहीं समझा। इसी मीडिया का एक पत्रकार लिखता है कि चाइनीज वायरस बोलना नस्लवादी और घृणित है। अपने ही देश को असहिष्णु और अंधविश्वासी बताने वाला ये बिकाऊ पत्रकार अचानक चीन की छवि को लेकर चिंतित हो उठा। चीन ने दुनिया भर में दुष्प्रचार करने के लिए यूसी ब्राउजर और टिकटॉक जैसे ऐप विकसित किए, और देखते ही देखते ऐसे दुष्प्रचार फैलाने वाले यंत्र में जाने माने पत्रकार सहित छात्र, छात्राएं और आम लोग भी शामिल हो गए। कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा कांग्रेसी इकोसिस्टम से पत्रकारिता की नौकरी छोड़कर यूसी ब्राउजर के लिए लिखना शुरू कर दिया। ऐसे पत्रकार अक्सर विदेशों में होने वाले सेमिनारों में दिखाई देते हैं और उनका पूरा खर्च चीन उठाता है। कुछ पत्रकारों ने तो स्वीकार भी कर लिया कि हम इतने दबाव में कि अगर हम चीन के हितों में नहीं लिखेंगे और अगर अपने लेख में चीनी वायरस शब्द का उपयोग करेंगे
तो हमारी जान भी जा सकती है। द क्विंट ने तो एक डॉक्टर का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट जारी कर दी कि भारत में कोरोना महामारी तीसरे चरण में पहुंच रही है और भारत सरकार इसे छुपा रही है। बाद में पता चला कि जिस डॉक्टर का हवाला दिया गया था वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक पीएचडी डॉक्टर था। चीन ने स्पेन को मेडिकल किट उपलब्ध करवाए, व्यापारिक सौदे के तहत स्पेन से मोटी रकम वसूल की और स्पेन को उपलब्ध करवाए गए मेडिकल किट 80% किट खराब निकले। और बीबीसी हिंदी जो ब्रिटेन के करदाताओं के खर्च पर चलता है और उसमें बैठे हुए लोग चीनी हित ऐसी खबर प्रकाशित करते हैं कि चीन मानवता की सेवा कर रहा है। भारत में भी ऐसे बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ब्लॉगर है जो चीन का पक्ष लेते हुए लिखते हैं वुहान से वायरस का संक्रमण संघाई तक नहीं पहुंचना एक सामान्य घटना है, इसलिए चीन को बेवजह शक की नजर से देखना ठीक नहीं। ये वही पत्रकार है जो पाकिस्तान के पक्ष में लिखते हैं, बोलते हैं और बदले में चीन से पैसे लेते हैं। जो पत्रकार चीन की महिमा मंडनी नहीं बल्कि ये छापते हैं कि चीन एक सर्वशक्तिशाली देश है और भारत उसके आगे नहीं टिकता, तो अंदाजा लगा लो कि ये लोग कितने हद तक चीन के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। और ऐसे ही बहुत से भारत में रहने वाले गद्दार टीवी डिबेट में बैठकर चीन का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, अगर यही बात 2014 के पहले लिखते तो हो सकता है लोगों के समझ में आ जाती, पर यह अब 2014 के बाद वाला मोदी जी का नया भारत है। अब अगर देश विरोधी ताकतें और शत्रु देश अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में खुलेआम अपनी गतिविधियां जारी रखे और देश चुप रहे, अब यह मुमकिन नहीं। सीमा पर लड़ने के लिए भारत की सक्षम सेनाएं हैं, देश की चिंता करने के लिए मजबूत नरेंद्र मोदी सरकार है। हम आपको तो बस चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी को अपनाना है, फिर देखना अखबार भी यही छापेंगे जो हम चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।